ताकि सब कुछ दिख जाए। भाई आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है। सर वो ब्लॉक नहीं है। नहीं अभी बना रहा हूँ, वॉल के साथ दिख जाएगा। एक ये ब्लॉक है, एक यहाँ पुली थी, एक तुमने यहाँ पुली बनाई थी, और एक पुली यहाँ थी, है ना? नहीं सर, ऊपर। ऊपर है यहाँ। हाँ जी, यस सर। चलो इस ब्लॉक यहाँ ऐसे स्ट्रिंग ऐसे जा रही है कैस्पल, यस सर। ऐसे गई, यस सर। ऐसे गई, यस सर। ऐसे आई, यस और सर। यहाँ एक ब्लॉक और लगा दिया, यही था। यस सर। पर वो ऊपर ऊपर वाला पुली इसके लाइन में ही था सर। उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। तो देखो अब यहाँ पर पहले ये काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। सो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि एक एक्सेलरेशन होगा, इसको मैं अगर A1 कह दूं, जिससे ब्लॉक राइट में जाएगा, ऐसे खींचोगे, और एक एक्सेलरेशन होगा जिससे ये ब्लॉक नीचे जाएगा, A2, है ना? A1 A2 अगर ये दोनों ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 कांटेक्ट में हैं तो ये राइट में भी जाएगा विद एन एक्सेलरेशन। ब्लॉक के पास तो दोनों एक्सेलरेशन 2 भी और 1। तो अगर मैं फोर्सेस देखना शुरू करूं, पहले मैं इस बड़े वाले पे देखता हूँ। एक टेंशन यहाँ से एक्ट कर रही होगी T, एक टेंशन स्ट्रिंग यहाँ लगी है, ये भी एक टेंशन होगी। एक नॉर्मली एक्शन इधर एक्ट कर रहा होगा ब्लॉक की वजह से, और ये डाउनवर्ड जिसका वेट एक्ट कर रहा होगा अगर मैं M1 मास ले लूँ। एक नॉर्मली एक्शन यहाँ भी, अगर इसे मैं N1 कहता हूँ, एक नॉर्मली एक्शन N2। तो इस ब्लॉक में वेरिएबल्स हो गए। अगर मैं कैपिटल M का M1 का y एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन लिखता हूँ तो N2, और यहाँ स्ट्रिंग तो इससे नहीं कनेक्टेड है ना डायरेक्टली। सर फ्रिक्शन। हाँ फ्रिक्शन भी आएगा, ये राइट में जाएगा, बैकवर्ड फ्रिक्शन आएगा उस ब्लॉक की वजह से। ये F1 है, F2 है फ्रिक्शन? ये यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं दिया है, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू दिया है। और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू1। तो यहाँ एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा जिसे मैं F2 कह देता हूँ, ठीक है? ये फोर्सेस है। अब यहाँ जब तुम नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करोगे ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत हो जाएंगे। देखो नॉर्मली एक्शन भी वेरिएबल है, टेंशन भी वेरिएबल है, एक्सीलरेशन, दोनों एक्सीलरेशन भी वेरिएबल्स हैं। तो आप कनेक्ट करना चाहते हैं इस A1 को और इस A2 को, यही है? यस। यस सर। तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम्स में ना, जहाँ एक्सीलरेशंस कनेक्ट करने होते हैं, वहां बेस्ट होता है कि आप कंस्ट्रेंट लिख दो। कंस्ट्रेंट का मतलब सिर्फ ये कि भाई स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, टोटल लेंथ तो चेंज नहीं हो रही। ये करीब आएगा, ये सेपरेशन कम होता चला जाएगा, बट टोटल लेंथ, बस कंस्ट्रेंट कहते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कांस्टेंट है। स्ट्रिंग की टोटल लेंथ किसी भी तरह से आप कुछ भी कर लीजिए, ये टोटल लेंथ चेंज नहीं करती। मेत्री अभी यार मैं इसको ना आऊंगा, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, तो सिर्फ कैस्पल कुछ कर रहा था उसमें इसका अटका हुआ है। F1 ऊपर होगा, ये नीचे जाने की कोशिश करेगी तो F1 ऊपर होगा। तो हम इसे पूरा नहीं सॉल्व कर रहे, उसका बस एक छोटा सा डाउट है उसमें, उसको आंसर करें। कांस्टेंट है कैस्पल, तो ये x हो जाएगा, इस डिस्टेंस को मैं x कह देता हूँ, ये y हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा अगर आप लोगे तो। और यही सब जब आप ऐड कर लेंगे तो यही सब ऐड होने के बाद आपके स्ट्रिंग की टोटल लेंथ बन जाएगी। कैस्पल ये समझ में आ रहा है? जब आप मूव करेंगे
तो इनकी वैल्यूज चेंज होंगी बट पूरी स्ट्रिंग नहीं चेंज होने वाली। यस सर। सर हाँ जी सर वो पुली 2 से पुली 3 तक डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होना चाहिए? 2 से 3 ये नो सर, वो दो, एक जो बॉक्स पे है और एक वॉल पे। ये वाला यस सर। नहीं यार, ये सबने ये डायग्राम बड़ा है इसका ना, इसने दिया था वो बड़ा ब्लॉक से यहाँ तक जा रहा है, तो वो तो हमारे दोनों ऐसा है, ये गलत बन गया तो मैंने उसे सही करा है। हाँ जी खैसकुल, तो देखिए अब यहाँ होगा क्या, ये वाला डिस्टेंस तो फिक्स डिस्टेंस का कुछ नाम दे देते हैं इसको, y ना कहकर इसे, तो x प्लस एल प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस एल प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब ये पूरा सिस्टम मूव करेगा खैसकुल, तो x चेंज होगा, y चेंज होगा, ना l चेंज होगा, ना कॉन्स्टेंट चेंज होगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लो पूरी इक्वेशन का, 2d स्क्वायर एक्स ओवर dt स्क्वायर, इसका तो 0 आ जाएगा। d स्क्वायर y ओवर dt स्क्वायर, इसका भी डेरिवेटिव, जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लोगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। ये समझ में आया आपके? यस सर। अब ये जो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे आप एक्सेलरेशन का, इस सेकंड डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। एक्स किसका? पोजीशन का एक्सीलरेशन। हाँ, इसी को आप एक्सेलरेशन कहेंगे। अब यहाँ जब ये मूव करेगा राइट में, तो x बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाए। जैसे मैं लिख दूं माइनस ऑफ a1, यस सर। और इसको लिख दूं मैं a2, इसमें लिख सकता हूँ ना a2 इज इक्वल टू 0। यस सर। यस सर। तो a2 कितना आ गया तुम्हारा? इसी को लेके परेशान थे? यस सर। अब बस ये देख लेना, मैंने इसको 1 लिया है, इसे 2 लिया है, तुमने शायद मुझे 2 और 1 इंटरचेंज दिया था, वो देख लेना कि तुम्हारा 1 और मेरा 2। ठीक है सर। ठीक है। तो ऐसे जब कभी एक्सप्रेशंस कनेक्ट करने होते हैं तो कंस्ट्रेंट यूज कर लेते हैं। असल में अभी आपको जो क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ ना, वो लेके चल रहा हूँ, मुझे कुछ चीजें और ऐड करनी है, लेकिन पहले आप टेस्ट दो, जब मुझे लगेगा कि मैं किसी को करा सकता हूँ एडवांस के लिए, तब लेके जाऊंगा, अदरवाइज इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि ये ब्लॉक्स कितना भी मूव करें, इनके ऊपर एक कंस्ट्रेंट, एक कंडीशन लगी हुई है कि इनकी टोटल लेंथ चेंज नहीं हो सकती। ये कंस्ट्रेंट है, ये बॉक्स कितना भी मूव करें, टोटल लेंथ चेंज नहीं होगी सुधांशु, ये कंस्ट्रेंट है। अभी मैत्री जानवी आप ये पूछ रही हैं ए डॉट ए क्रॉस बी। जानवी वो जो आपने स्टार बनाया है उसका मतलब क्रॉस है। वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट में जब आप ए क्रॉस बी लेते हो तो जो वेक्टर आता है एक वेक्टर सी आएगा, which is perpendicular to both a and b। वेक्टर सी आएगा जो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। तो यहां आप ऐसे लिख दो ए डॉट सी। अब अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, देखो ए क्रॉस बी सी मिलेगा जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ए और सी में एंगल कितना है जानवी? यस जानवी, एंगल बिटवीन ए एंड सी कितना होगा? भाई अगर सी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है तो ए और सी में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इट्स ए सी cos 90 which is equal to 0. Janvi, this is the definition of cross product. When we have cross product of two vectors, तो result cross के perpendicular जाता है। यही डेफिनेशन है क्रॉस की। जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस लेते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये डेफिनेशन उतनी ही फंडामेंटल है जितना फंडामेंटल 2 + 2 4 होता है। उतनी डेफिनेशन फंडामेंटल होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, जो रिजल्ट आएगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। हम फिजिक्स में ये रिजल्ट कभी नहीं डिराइव करते,
इसे यूज कर कर बहुत कुछ डिराइव करेंगे, लेकिन इस रिजल्ट को नहीं डिराइव। भाई आप लोग लिख चुके हैं, रब कर दूं इसको? चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अब लास्ट, नहीं भाई कॉस 90 नहीं, आंसर 0 है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ना तो AC cos 90 हो जाएगा, cos 90 कितना होगा? 0। आंसर 0। जब आप डॉट लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब्दुल्ला टेस्ट की टाइमिंग्स यार वो निष्कर्ष ही मैनेज करते हैं, प्लीज उन्हीं से डिस्कस कीजिएगा, मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में। पेपर के बारे में कुछ पूछना है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन टाइमिंग्स वगैरह वो उनका डिपार्टमेंट है, वही देखते हैं। नहीं ये सब्जेक्टिव है अब्दुल्ला, ये टेस्ट सब्जेक्टिव है, इसमें MCQs हमने नहीं डाले। MCQs नहीं डाले। तो भाई ग्रेविटेशन में लास्ट क्लासेस तक आपने ग्रेविटेशनल फील्ड तक कर लिया था। अब उस ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कीजिए जो क्वेश्चंस हमने क्लास में नहीं किए थे। हालांकि ऐसा इस वीक मेरे कराने के लिए बहुत खास चीजें नहीं है, जो ज्यादातर था वो मैं आपको करा चुका हूँ। वो भी जानवी टेस्ट कैसे होगा क्या होगा है ना, वो एक बार प्लीज निष्कर्ष से पूछिएगा, वो निष्कर्ष ही मैनेज करेंगे, मुझे भी उन्हीं से पूछकर आपको बताना होगा। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड लास्ट क्लास तक मैंने आपको पॉइंट मास के लिए कराया था। आपके स्कूल सिलेबस में सिर्फ पॉइंट मास और स्फेयर होता है, लेकिन एंट्रेंसेस में अक्सर आपके पास पॉइंट मास की जगह सॉलिड स्फेयर्स टाइप चीजें दे देता है, कैसे सॉर्ट आउट करोगे। मान लीजिए अगर वो आपको देता है हॉलो स्फेयर है और कहता है हॉलो स्फेयर की फील्ड कैलकुलेट कीजिए। अच्छा ये रिजल्ट स्कूल सिलेबस का पार्ट नहीं है तो मैं इसे डेराइव नहीं करूंगा, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे और इन डायरेक्ट रिजल्ट्स को न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। जैसे अगर मैंने आपको एक हॉलो स्फेयर दे दिया, इज अ हॉलो स्फेयर, रेडियस ऑफ द स्फेयर इज कैपिटल R, और इस स्फेयर से कुछ R डिस्टेंस के ऊपर मैंने आपको एक पॉइंट दिया हुआ आउटसाइड, फिर एक पॉइंट देंगे सरफेस पर, फिर एक पॉइंट देंगे इनसाइड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। तो अगर मैंने पहला पॉइंट आपको आउटसाइड दे दिया, तो ये तो मैंने कल भी सिखाया था कि अगर पॉइंट आउटसाइड है तो स्फेयर कुछ ऐसे बिहेव करेगा कि स्फेयर का सारा मास उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है ये होती है Gm/r² फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेयर। दूसरा, अगर मैं पॉइंट आपको देता हूं सरफेस ऑफ द स्फेयर, स्फेयर की सरफेस पर अगर पॉइंट दे दिया तो बस ये होगा, ये पॉइंट उठकर यहां आ गया, ये पॉइंट उठकर यहां पहुंच जाएगा, ये सरफेस पर पॉइंट हो गया, द सेपरेशन इज कैपिटल। तो सरफेस पर जब आप पॉइंट लोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा Gm/r²। उसके बाद जब आप इनसाइड, अगर आपने यही पॉइंट ले लिया कि पॉइंट इनसाइड द स्फेयर, या आपने एक स्फेयर लिया और आप कहते हो इनसाइड लाई कर रहा है, इनसाइड पॉइंट ले लिया,
जब आपने पॉइंट इनसाइड लिया, इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इनसाइड तो कोई मास ही नहीं है, सारा का सारा मास बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनसाइड कोई ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर आप एक हॉलो स्फीयर ले रहे हैं, इसी हॉलो स्फीयर को वो क्वेश्चंस में शेल भी करेगा, कहता है शेल या हॉलो स्फीयर दे दिया, फील्ड कैलकुलेट करो। आउटसाइड फील्ड का एक्सप्रेशन वही होगा जो पॉइंट मास का होता है, सरफेस पर gm/R² हो जाएगा। इनसाइड जब आप जाओगे तो इनसाइड फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, इनसाइड फील्ड वुड बी 0। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे इसी चीज का, भाई ये रिजल्ट्स आपके स्कूल सिलेबस में नहीं है, लाइक ये सब स्कूल में नहीं पूछता आपसे। दिस इज R equal to R, दिस इज R equal to 0, दिस इज R is less than R, दिस इज R is greater than R। तो ये जो रीजन है, ये रीजन है इनसाइड द स्फीयर, ये रीजन है आउटसाइड द स्फीयर, और ये रीजन है स्फीयर की सरफेस पर। तो देखिए इनसाइड तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे देखिए इनसाइड तो ये ग्राफ 0 जाएगा, बिल्कुल 0। जैसे ही आप सरफेस पर आएंगे ये इंक्रीज करेगी, और जब आप आउटसाइड जाएंगे, देखिए आउटसाइड कैसे वेरी करती है, 1/r स्क्वायर से। तो 1/r स्क्वायर का मतलब है योर ग्राफ इज हाइपरबोलिक। आउटसाइड ये वेरी करती है 1/r स्क्वायर से, तो ग्राफ इज हाइपरबोलिक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं I आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगा, इनसाइड 0 हो जाएगा, आउटसाइड जाएगा 1/r स्क्वायर। इसे लिख लीजिए, इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ डेरिवेशन स्कूल सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं है इन्हें डिराइव करने में। इतना हो जाए बताओ, इसे रब करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। चलिए ये लिख लिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, हॉलो स्फीयर के बाद अगर मैं आपको एक सॉलिड स्फीयर दे, हॉलो स्फीयर के बाद अगर मैं आपको एक सॉलिड स्फीयर दे, ये सॉलिड स्फीयर दे दिया, द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज R, इट्स रेडियस इज R। मैंने आपसे कहा मास m, रेडियस r, आउटसाइड पॉइंट दिया, फील्ड कैलकुलेट कीजिए। सो पहला आपको पॉइंट दिया हुआ आउटसाइड। अगर पॉइंट आउटसाइड लिया है आपने, तो जो फील्ड का एक्सप्रेशन होगा, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन स्मॉल r है, फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा gm/r²। अगर सेकेंड पार्ट में मैंने आपको पॉइंट दे दिया सरफेस के ऊपर, जब आप सरफेस पर लेंगे इट्स gm/R²। अगर आपने तीसरा पॉइंट ले लिया इनसाइड, इनसाइड 0 हो जाएगा, सरफेस पर सॉरी आउटसाइड, सरफेस पर gm/R²। बट जब आप इनसाइड लोगे तो इनसाइड अब फील्ड एग्जिस्ट करेगी, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा gm/R³ मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल, gm/R³ इंटू स्मॉल r, ये इनसाइड रहेगा। आप एक काम करो, स्फीयर की डेंसिटी को बताएगा मुझे, यहाँ डेंसिटी कैसे निकालते हैं, जानवी मुझे बताओगी स्फीयर की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। भाई अगर नहीं आता ना, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा होता हूँ, डेंसिटी आएगा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास है m, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr।
तो यहां से आप मास निकाल सकते हो। मास कितना आ जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। जी डेंसिटी हमेशा माइनस में रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेंसिटी है स्फीयर की। अब सारे एक्सप्रेशंस रो की टर्म्स में लिखकर दिखाओ। तरीका ये, मास की जगह रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रख दीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए इसे। इंस्टेड ऑफ मास सब्स्टिट्यूट रो। सब कुछ रो की टर्म्स में कैलकुलेट कीजिए और चैट रूम में लिखते रहिए। ओके चलिए सबके आंसर्स आ रहे हैं, चेक करिए। यहां m की जगह अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये आ जाएगा 4/3 पाई जी रो आर क्यूब बाय आर स्क्वायर। ये आइए सरफेस पर जब आप लेंगे तो जीएम बाय आर स्क्वायर है, जी बाय आर स्क्वायर इंटू 4/3 पाई जी रो आर क्यूब बाय आर स्क्वायर। मास की जगह आप लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये सरफेस का एक्सप्रेशन आ जाएगा 4/3 पाई जी रो आर। जब आप इनसाइड लोगे so this is g by r cube into small r। ये रहा ना मास, मास की जगह ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, सो इनसाइड जो फील्ड इंटेंसिटी है वो आ गया 4/3 पाई जी रो आर। भाई ये देख लो, ये मैच कर रहा है तुम लोगों का? यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताइएगा।
एक काम करो, प्लॉट करने की कोशिश करो आई वर्सेस आर ग्राफ। मैं 2-4 ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, मुझे बताना कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ये सबका हुआ है? रब करूँ, तिशा, दिव्यांशी, आमना? यस सर। अनुभव? यस सर। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ और मुझे बताना कि इसका आई वर्सेस आर ग्राफ का एग्जैक्ट शेप क्या होगा। मैं 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ, जरा चेक कीजिएगा कौन सा शेप मैच कर रहा है। सो आपको चाहिए इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस पोजीशन। Gravitational field versus position graph. So we have field along x-axis as well as field along y-axis. So this is R, this is I. So मैं 2-3 ग्राफ आपको प्लॉट करके दे रहा हूँ और ये है R इक्वल टू कैपिटल R। बी ऑप्शन यही है, ऐसे गया, ऊपर गया और फिर ऐसे चला गया। ये सी ऑप्शन है, दिस इज स्मॉल r, दिस इज I, ऐसे गया, R इक्वल टू कैपिटल R। भाई एक्स और वाई एक्सिस पर वही है, पोजीशन और फील्ड ही दी हुई है। और एक डी ग्राफ है, दिस इज स्मॉल r, दिस इज I, ऐसे गया और फिर ऐसे आया, ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। मुझे बता दो इन चारों में से ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? कुछ आंसर्स आए मेरे पास, 1 2 3 4 आंसर्स हैं। चलो 5 आंसर्स हैं और ए ऑप्शन। ओके, अब्दुल्ला हन्नान इब्राहिम बी ऑप्शन। डी, भाई करेक्ट ऑप्शन डी। देखिए इनसाइड फील्ड लीनियर थी, जब आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे इनसाइड द स्फीयर तो फील्ड लीनियर थी। फील्ड लीनियर होने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। जैसे ही आप बाहर जाएंगे फील्ड हाइपरबोलिक हो जाएगी, तो ये नेचर ऑफ ग्राफ होगा। इनसाइड लीनियर है तो आई इज प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड फील्ड 1/r² से जा रही है, इसीलिए हाइपरबोलिक होगा। ये तो हो ही नहीं सकता। देखो ये तो शो कर रहा है कि इनसाइड भी नॉन लीनियर है, बट इनसाइड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ये नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि यहाँ पर 0 है। भाई इनसाइड फील्ड 0 थोड़ी ना है, नॉन 0, ये भी नहीं हो सकता। इनसाइड भी लीनियर, आउटसाइड भी लीनियर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल गलत है। करेक्ट, ये से ड्रॉ कर लीजिएगा कि अगर आई वर्सेस आर ग्राफ का शेप ये होगा। स्पेशली नीट वालों तुम्हें डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिलेगा कई बार, स्फीयर दिया हुआ है, फील्ड बताओ, फील्ड क्या होगी। अब ये जो एक्सप्रेशंस मैंने इतना लिखा सबने, भाई दिव्यांशी, तिशा, मैत्री, हुआ ये? यस सर। चलो जानवी, समझ में आया? चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। पॉइंट मास के ऊपर तो मैंने कल भी करा दिया था और आपको होमवर्क भी दिया था। नॉन पॉइंट मासेस अगर आपको स्फीयर दिया हुआ है तो आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? जैसे पहला आपको क्वेश्चन दिया है, there are two
concentric shells of radius r in 2r and mass m each. Find gravitational field क्योंकि इनसाइड, एक मिनट सुधांशु, मैं क्वेश्चन लिखूं फिर आता हूं. फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड at a distance r from the center. If first part r is greater than 2r, second part r is greater than r less than 2r, third part r is less than r. सर फील्ड के बाद आपने एट लिखा है ना? जी, मुझे आंसर्स चाहिए, चैट रूम में लिखना शुरू करो. सुधांशु आप जो पूछ रहे हैं वो भी डिस्कस करते हैं. चलिए शुरू हो जाइए. अब सुधांशु आप जो पूछ रहे हो ना, फील्ड इनसाइड हमने लिखा था ना, फॉर्मूला था कुछ GM r³ बाय स्मॉल r. तो I जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r था, इसीलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन था. सुधांशु ये सॉल्व करो और आंसर लिखो जल्दी जल्दी. तीनों पार्ट के आंसर लिखना शुरू करो चैट रूम में. देखो ऐसा स्टैंडर्ड जेई मेंस का होता है, ये स्टैंडर्ड तुम्हारे नीट एग्जाम का होता है. ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी आए हुए हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके डाला हुआ है. सर जी शेल मतलब आपने होलोस्फीयर कहा ना? जी. अच्छा. एक भी आंसर नहीं है अभी तक.
जानवी आपने जो पूछा उसका आंसर ये, और जो मैंने पूछा जानवी उसका आंसर क्या है? आमना अगर मास गिवन है बच्चे तो डेंसिटी की टर्म्स में क्यों ले रहे हो? सर जो मैंने आंसर भेजा उसमें सेकंड और थर्ड का इंटरचेंज हो गया आंसर। ये देखिए, सबसे पहले वो आपसे कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स ऑफ रेडियस r इन 2r, मास m, डिस्टेंस r इज ग्रेटर देन 2r। वो कहता है यहां निकालो, दोनों से डिस्टेंस r दिया हो, तो यहां जो फील्ड है वो शेल 1 भी जनरेट करेगी, शेल 2 भी जनरेट करेगी। फील्ड का डायरेक्शन शेल के लिए होता है टूवर्ड्स द शेल, तो फर्स्ट शेल के लिए ये I1 हो जाएगा, सेकंड शेल के लिए I2 हो जाएगा, सेम डायरेक्शंस में। तो जब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, सो जो नेट फील्ड होगी, दैट नेट फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ I1 एंड I2। सिंस बोथ द वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो आप डायरेक्टली इन्हें ऐड कर सकते हैं। आप सिंपली इसको लिख सकते हो, दिस इज I1 प्लस I2। तो I1 भाई ये आ जाएगा GM बाय आर स्क्वायर, I2 ये आएगा GM बाय आर स्क्वायर, और ये टोटल हो जाएगा 2GM बाय आर स्क्वायर। ये नेट फील्ड आ गई विच इज 2GM बाय आर स्क्वायर। आमना का फर्स्ट का आंसर ठीक था, मेत्री भी ठीक कर रही है। फर्स्ट खैस्पिल का पता नहीं कहाँ है, खैस्पिल का भी सही है। सुधांशु ने फर्स्ट तो लिखा ही नहीं। तो यश का पहला गलत है, यश का गलत है, अब्दुल्ला का भी गलत है, मानस का भी फर्स्ट पार्ट गलत है, सुधांशु हम जो सेपरेशन लेते हैं ना, वो हमेशा सेंटर से पॉइंट तक का सेपरेशन लेते हैं। तो सेंटर से लेकर पॉइंट तक का सेपरेशन स्मॉल r, ये वाला, दिस इज द सेपरेशन फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट। अनुभव तुम्हारा कोई आंसर नहीं था? अच्छा अनुभव छेत्री, आपका शायद फर्स्ट फ्राइडे। अनुभव फ्राइडे को मैं कुछ नया नहीं, मैंने जो कुछ भी पढ़ाया होता है लास्ट पूरे वीक में, उस पर बेस जेई और नीट में जो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। हाँ जी सर, आप यस सर बताया था आपने पिछली क्लास में। So that's 2GM by r square. That's first part जो ज्यादा लोगों का गलत था। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कह रहा है r is less than r, यहाँ नहीं सॉरी, r is greater than r and less than r, less than 2r, यहाँ कह रहा है पॉइंट। So देखो ये जो पॉइंट है सेकंड शेल के अंदर लाई कर रहा है, फर्स्ट शेल के बाहर है। फर्स्ट शेल से सेपरेशन है स्मॉल r, तो फर्स्ट शेल के चूंकि ये पॉइंट बाहर आ रहा है तो फर्स्ट शेल यहाँ फील्ड जनरेट करेगा। सेकंड शेल के लिए पॉइंट इनसाइड है तो फील्ड नहीं होगी। फील्ड का एक्सप्रेशन अब भी यही आएगा I1 प्लस I2। ये पॉइंट सेकंड शेल के अंदर है तो I2 इज 0, और फर्स्ट शेल के बाहर है तो GM बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप वैल्यूज रखोगे योर I विल बी GM बाय आर स्क्वायर। ये बताइए क्लियर है इतना?
Yes, sir. थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट कहाँ जा रहा है? दोनों शेल के अंदर है भाई। थर्ड पॉइंट के लिए तो I1 और I2 दोनों ही जीरो हो जाएंगे, नेट फील्ड जीरो हो जाएगी। पॉइंट दोनों शेल्स के अंदर जा रहा है, I1 I2 जीरो होगा, नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये आपका सिस्टम नेट फील्ड के लिए। सर यस। सॉलिड स्फीयर को शेल नहीं कहेंगे ना? नहीं, सॉलिड स्फीयर को शेल क्यों कहेंगे? सॉलिड स्फीयर को सॉलिड स्फीयर कहेंगे। भाई ये बताओ, क्लियर हुआ सबका? आमना का थर्ड पार्ट सही था, सुधांशु का सही था, और थर्ड पार्ट ऊपर देखें जरा, कुछ और किसी का थर्ड पार्ट कैस्पल का सही था, मानस गड़बड़ कर रहा था। सर वो आंसर्स इंटरचेंज हो गए। हाँ तो इंटरचेंज में भी तो गड़बड़ है। 2 और 3 इंटरचेंज हुआ है, 1 और 2 कुछ इंटरचेंज हुआ है। चलो एनीवेज, ये समझ में आया? चल चलो जी, इसको मैं रब कर रहा हूं, और इसको रब करने के बाद अब सॉलिड स्फीयर पर आते हैं, और सॉलिड स्फीयर में कैविटी करके देखते हैं। अगर सॉलिड स्फीयर में कोई कैविटी कर दी तो क्या, कैसे कैसे डील करेंगे? रब कर दूं? ये लिखा सबने? अरे भाई बताओ, लिख लिया? हाँ, अभी करते हैं, अभी करते हैं। हाँ जी बोल। यस सर। चलो कैविटी करते हैं और सॉल्व करते हैं सॉलिड स्फीयर। अब ये कैविटी ना, नीट में जो 10% फिजिक्स क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आता है, और मेंस में जो एवरेज क्वेश्चंस माने जाते हैं, ये उसमें से कैविटी का क्वेश्चन होता है। अब जो रटने वाला है उसका फाइनल आंसर रट लेना, फायदा हो जाता है। पहले लिख देते हैं, फिर कहानी सुनाएंगे। जल्दी जल्दी लिखते रहो, ये भी तुम्हें ही सॉल्व करना है। There is a solid sphere of radius r and uniform density rho. A spherical portion of sphere of radius r by 2 is removed from it as shown. First, find gravitational field inside the cavity हाँ भैया, अभी अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैविटी क्या चीज होती है, सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिखूं? बस 2 मिनट दो मुझे, सभी परेशान है कैविटी को लेकर। इफ पॉइंट मास at rest is released from the center of spherical cavity what will be its velocity when it reach the center of sphere C?
सो देखिए आप, सर हाँ जी, स्फीयर के बाद क्या है? कौन सा वाला स्फीयर? बहुत सारे। लास्ट वर्ड सेंटर ऑफ स्फीयर C1, C1। सेंटर ऑफ स्फीयर C1। तो ये स्फीयर दिया है, आपने क्या किया, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज R। इस स्फीयर में से आपने कैविटी काट कर अलग कर, यहां से आपने स्फीयर में से एक कैविटी कट कर दिया, ऐसे कर कर ना एक कैविटी कट, कैविटी मतलब आपने स्फीयर के अंदर से मटेरियल निकाल कर अलग कर दिया। ये पहले स्फीयर का सेंटर है C1, ये दूसरे स्फीयर का सेंटर दिया है C2। सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है R/2। ये जो मैं व्हाइट से शो कर रहा हूँ ये कैविटी है। भाई अब समझ में आया, कैविटी काट कर अलग कर दिया, स्फीयर में से एक पोर्शन काट कर अलग कर दिया, उसे हम कैविटी कह रहे हैं। अब देखिए इनसाइड द कैविटी, मतलब ये आप कैविटी में कहीं भी कैलकुलेट कर लो, फील्ड इनसाइड द कैविटी जो फील्ड होती है, ये फॉर्मूला मैं अभी तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो मैं इसे डिराइव भी कर दूंगा। इनसाइड द कैविटी फील्ड इज 4/3 pi G rho D, where D is separation between center of sphere and cavity. The separation between the center of sphere and the center of cavity is D. This means कि अगर मैं आपसे कहता हूं this is your sphere and say this is your cavity, C1 C2, C1 C2 के बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन D। Separation between the center of cavity and the center of sphere is, this is capital। ये सेपरेशन D है और ये रेडियस आपको R दी होगी। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको कैलकुलेशन में D की जगह R/2 दिया होगा। इसकी ना टेंशन लो, इसे हम डेराइव कर लेंगे अभी, इसकी डेरिवेशन से परेशानी भी नहीं आएगी आपको अगर नहीं आती हो। रखिए जरा, इसके बाद सॉल्व करके देखिए, आप सॉल्व करिए, मैं क्वेश्चन भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। देखो पूरे हफ्ते ना मैं बिल्कुल स्पून फीडिंग वाला काम करता हूँ, क्वेश्चन भी समझाता हूँ, हिंट भी देता हूँ, सॉल्व भी करके सब रख देता हूँ। आज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा मैच्योर हो और चीजें खुद करने की कोशिश करो। इसे सॉल्व करो, हिंट दे दी, कैविटी के अंदर फील्ड कितनी होती है। और यकीन मानिए अगर इतनी हिंट से आप नहीं कर सकते ना, तो आप में बहुत चेंजेस चाहिए कि आप अपने आप को नीट और जेई के लेवल तक ले जाओ। क्रैक करने के लिए जो मैच्योरिटी लेवल चाहिए वो इतना होना चाहिए कि फॉर्मूला बता दिया, अब आप खेल जाओगे उसको, आंसर्स आने शुरू हो गए। अरे रो दिया, रो GR, वेरी गुड। चलो कैस्पल का, मानस का आंसर आया। सेकंड पार्ट भी तो करो। फर्स्ट पार्ट सही है, कैस्पल का भी और मानस का भी। सेकंड पार्ट के लिए अगर हिंट चाहिए, चलो सेकंड पार्ट के लिए भी मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड होती है फोर्स बाय मास, तो फोर्स को लिख सकते हो फील्ड इनटू मास। अब सोच लो, फोल्ड कैलकुलेट कर लो कहीं से, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो। वेरी गुड अब्दुल्ला, तुम्हारा भी सही है। सुधांशु, न्यूमेरिकल वैल्यू मत रखा करो जब तक वो न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे, है ना। तुम्हें R की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, रो की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, कोई पॉइंट नहीं है G की न्यूमेरिकल वैल्यू रखने में। कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ G। अब G की टर्म्स में कैलकुलेट करके रखो मुझे वैल्यू क्या आ रही है। G और 3.14 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है।
चलो यश का 2g/3 रो, ठीक है यश, फर्स्ट पार्ट इज फाइन, सेकंड करना है। हाँ सुधांशु, ये r/2 से ये 4 कैंसिल करो ना, 2 आएगा। अनुभव, जानवी ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो? हर्षित, मनस्विन, फिर कोई बिजनेस शुरू हो गया तुम लोगों का? कोई नहीं जानवी, करो करो करो, टाइम लो लेकिन। बहुत बढ़िया मनस्विन, गुड हो गया। हर्षित, तिशा एंड दिव्यांशी आंसर्स आए नहीं आए अभी? हाँ यार, टाइप तो करना पड़ता है, टाइप तो करना पड़ता है, उससे तो नहीं बच सकते। हाँ जानवी, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल। ओके, मानस का सेकंड पार्ट का आया आंसर। थर्ड पार्ट मैत्री ठीक आ रहा है, 4gm/r² मिला। ठीक है अब्दुल्ला, देखते हैं। अरे वेरी गुड, यश का वेलोसिटी आ गया। यश अभी जस्ट चेक करता हूँ यार, मुझे ना वेलोसिटी एक बार कैलकुलेट करना होगा। ये रुको, मुझे चेक करने दो आंसर। जानवी, रो भी तो आएगा बच्चे, मास नहीं दिया ना तुम्हें, डेंसिटी की टर्म्स में दिया हुआ। देखो ये वाला एक्सप्रेशन है, यहां रखना है तुम्हें डी की जगह r/2। यश इज √2r²/3π0। वेरी गुड यश, ठीक है। मानस तुम कुछ कर रहे हो, रूट वूट कहीं मिस करा हुआ है? रोजिया नहीं यार, रोजिया तो नहीं है। देखिए सुनिए, फर्स्ट पार्ट। सो कैविटी के अंदर फील्ड इनसाइड कैविटी कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो, फील्ड इनसाइड कैविटी। कैविटी के अंदर जब आप फील्ड कैलकुलेट करेंगे, सो दिस 4/3π g/ρ d, d आ जाएगा r/2 ना। So your field is 4/3π g/ρ r/2। कैस्पल अभी, हाँ कैस्पल कुछ शायद ठीक है, ठीक है शायद। तो एक बार मुझे अभी मैं करता हूँ सॉल्व। तो फील्ड आ गई 2/3π g/ρ r। ज्यादा लोगों का सही था, कुछ लोग गलती कर रहे थे। तो जस्ट आपको कैविटी में d की वैल्यू रखनी है, दैट d is r/2। इनसाइड द कैविटी के बाद फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए, अब वो कह रहा है कैविटी में ना यहां कहीं मास रख दिया, एक मास रख दिया है भाई, फील्ड है टुवर्ड्स द सेंटर, तो फील्ड मास पर फोर्स लगाएगी। जैसे अगर मैं इस पेन को यहां रख देता हूं, ये नीचे जा रहा है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इस मास पर फोर्स लगाएगी। तो यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट ग्रेविटेशनल फील्ड inside cavity will attract mass m towards center C1। अच्छा एक चीज और याद रख लेना, ये जो फील्ड हमने कैलकुलेट की है ना, C1 की तरफ होगी, ये टुवर्ड्स द सेंटर है ये।
इधर, ये फील्ड का डायरेक्शन। अच्छा, अब आप एक काम कर सकते हो, तो अगर आपके पास फील्ड आ गई तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स इज फील्ड इनटू मास, तो फोर्स आ जाएगा 2/3 जी पाई रो आर इंटू एम, ये फोर्स आ गया। अगर फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा विच इज फोर्स बाय मास। तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, भाई फील्ड है ना, तो फोर्स एक्ट कर रही होगी इस मास एम के ऊपर, तो आपको यहां से एक्सेलरेशन ऑफ मास एम मिल जाएगा। भाई मास एम का जब एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो वो एक्सेलरेशन तुम ऐसे लिख दोगे, acceleration is 2/3 g pi rho r m divided by m. It gets cancelled out, so acceleration is g pi rho r by 3. ये एक्सेलरेशन, ये वो एक्सेलरेशन है जिससे मास से मूव करेगा टुवर्ड्स c1। अब वेलोसिटी चाहिए ना, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा r/2, एक्सेलरेशन ये रहा 2g pi rho r by 3। तो पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी बता दो जिससे c1 तक पहुंचेगा। भाई ये क्वेश्चन मेंस में नीट में आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत ही टफ अगर कुछ बना मेन नीट में तब ऐसा कुछ डाल देता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे इस तरह की चीजें बहुत कम है, एम्स में एक आध क्वेश्चन आता था, नीट में कम चांसेस होते हैं। तो v square minus 0 square is 2 into acceleration 2g pi rho r by 3 into r by 2। 2 ने 2 कैंसिल कर दिया तो वेलोसिटी आ गई, इट्स रूट ओवर 2g pi rho r square डिवाइडेड बाय 3, ये वेलोसिटी। सो अब्दुल्ला का आया रोड 3 2/g g pi rho r स्क्वायर। मानसवन का ठीक है 2 पाई g रो बाय 3। अब्दुल्ला मानसवन सही कर रहा है, अब सही है मानस का। सो दिस इज द आंसर। कैविटी में इस तरह की चीजें करवा लेगा। जल्दी से लिखो, बस एक सिस्टम और पढ़ना है तुम्हें जो एनसीईआरटी में नहीं है, दैट इज रिंग। रिंग की ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे कैलकुलेट करता है, जल्दी लिखो। जी अब्दुल्ला जा सकते हैं। नहीं मानसविन, कोई साइन की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, सब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। यूनिट तो वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड होगी। वेलोसिटी है, यूनिट तो मीटर पर सेकंड होगी। रब कर दूं ये? चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। अब आपको चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ रिंग। अगर एक रिंग दी हुई है, लाइक आपको मैंने ऐसे एक रिंग दे दी और मैं आपसे कहता हूं इस रिंग से कुछ r डिस्टेंस पर मुझे बताइए कि फील्ड कितनी है। मास ऑफ द रिंग इज कैपिटल M, रिंग रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल R, स्मॉल r डिस्टेंस पर यहां पॉइंट दे दिया और मैं आपसे कहता हूं मुझे बताइए फील्ड कितनी होगी। तो याद रखिएगा ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, on the axis of ring field is GMR, इसको भी डराइव नहीं कर रहा, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2। This is the value of gravitational field on the axis of ring।
तो रिंग के एक्सिस पर जो फील्ड होगी दैट्स GMR बाय R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3 बाई। जब आप सेंटर पे चले जाओगे रिंग के, जैसे ही आप रिंग के सेंटर पर गए, सेंटर पे जाती है R0 हो जाएगा। R0 होने का मतलब है जैसे ही आप रिंग के सेंटर पे पहुंचते हैं, सेंटर पे पहुंचते ही R0 स्मॉल r0 होने का मतलब है I0। और एक चीज और याद रखिएगा, फॉर वैल्यू ऑफ R at which I is maximum means R की वो वैल्यू जिसके लिए आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, उसके लिए यार स्टैंडर्ड मेथड है मैक्सिमम मिनिमम। तुम्हें शुरू में सिखाया था DI ओवर DR लो और जीरो का। मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, जब तुम करोगे तो वो R/√2 आएगा प्लस माइनस R/√2। इसका मतलब अगर आई मैक्सिमम और आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके 0 लगाए तो भी ये हो सकता है ऐसा? नहीं, क्वेश्चन रूल से डिवाइड होगा। न्यूमरेटर भी आर पे स्मॉल आर पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर न्यूमरेटर पे स्मॉल आर नहीं होता तो वैसा क्या होता? मतलब इसमें काम करते हैं, स्मॉल r स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को दोनों को इक्वल ले लेते, वहां से निकल आता, या नीचे होल स्क्वायर बना देते किसी चीज का, तब भी हो जाता। सो अगर तुम स्मॉल r इक्वल टू R/√2 सेपरेशन पर जा रहे हो यहाँ, तो I मैक्सिमम होगा। यहाँ भी स्मॉल r इज R/√2 सेपरेशन पर जा रहे हो तो यहाँ भी I मैक्सिमम होगा। जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना यहाँ E वर्सेस I ग्राफ, तो E वर्सेस I ग्राफ रिंग के लिए कुछ ऐसा आता है। चलो इतना प्लॉट करो, अब जगह नहीं है, अच्छा रुको लिख लो इतना। ये देखिए रिंग पर भी ग्राफ प्लॉट करो। इतना लिखिए और मुझे जरा सा ग्राफ आप ही प्लॉट करके दिखा दो सारे। मैं हाँ जी सर, ये जो आर मैक्स है दो नहीं आई मैक्स है, दोनों ये सेम प्लेन पे हैं या परपेंडिकुलर प्लेन पे? एक्सिस पर है, रिंग के सेंटर से जो एक्सिस जा रहा है, इसको एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिंग, है ना। एक्सिस पर y एक्सिस पर I है। जरा एक बार तुम ट्राई करना, यहाँ एक पॉइंट है -R/√2, यहाँ एक पॉइंट है R/√2। जरा प्लॉट करके देखना I वर्सेस R ग्राफ, फिर जब मैं ड्रॉ करूं तो अपनी कैलकुलेशन को मैच करा। सो प्लस माइनस R/√2 पर आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। हाँ जी हुआ ना। सर अब अगर ग्राफ प्लॉट करोगे, देखो इंफिनिटी, अगर स्मॉल r को इंफिनिटी रख दो, 1/∞ 0 होता है। इंफिनिटी पर फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती। R/√2 पर फील्ड मैक्सिमम है, सेंटर पर जाओगे फील्ड 0 है, फिर R/√2 पर फील्ड मैक्सिमम है, फिर इंफिनिटी पर जाओगे तो 0 हो जाएगी। ये आपका I वर्सेस R ग्राफ होगा। I versus R graph. This is your R. वैसे आप ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस पोजीशन ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉर अ रिंग। ये 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमम होती है जो R/√2 पर। हुआ ना? यस सर। अच्छा, और जैसे ही मैं ग्रेविटेशन स्टार्ट कर दूंगा, वीक में हमारी एक क्लास न्यूमेरिकल सॉल्विंग वर्कशॉप में डिवाइड हो जाएगी।
जिसमें हम शुरू से लेकर अब तक सारा रिवाइज करना शुरू कर देंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं और कुछ। कुछ असाइनमेंट्स हैं, कुछ पेपर्स हैं जो उस दिन के लिए, और बैच को शायद मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, एक बिगिनर्स और एक एडवांस। नहीं मानसविनी, ये कहीं रिवॉल्व नहीं कर रही है, रिंग ऐसे रखी हुई है स्टेडी, इसका कुछ मास है, मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ, रोटेट नहीं कर रही, ये अपनी जगह रेस्ट। एक रिंग ले लो, उससे मैं कुछ डिस्टेंस पर फील्ड कैलकुलेट कर। हाँ जी, एक बिगिनर्स एक एडवांस। आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत एक्सट्रीम लेवल की, तो मैं उन दोनों लोगों को एक साथ नहीं रख सकता, दोनों का नुकसान होता है। सिखाने तक तो ठीक है, लेकिन अब वो सीख चुके हैं तो फिर बड़ी परेशानी आएगी मेरे लिए। तो वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग वर्कशॉप 2 पार्ट्स में होगा, बिगिनर्स और एडवांस। और जब बिगिनर्स वाला कंप्लीट हो जाएगा तो बिगिनर वाला फिर एडवांस ज्वाइन कर सकते हैं। वो कुछ दिनों में नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा वर्कशॉप कैसे हुआ। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है, जैसे कुछ बच्चे हैं क्लास में, किस किस को प्रॉब्लम रहती है, अनुभव ने अभी ज्वाइन किया है तो अनुभव के साथ इश्यूज होंगे अभी न्यूमेरिकल्स में, जानवी के साथ थोड़े से इश्यूज रहते हैं न्यूमेरिकल्स के। तो जहां जिन जिन के साथ भी इश्यूज आते हैं न्यूमेरिकल के, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। आपके साथ इश्यूज हैं, पहले आप बिगिनर्स करो। बिगिनर्स का मतलब है आपके स्कूल और नीट के जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वहां तक का सारा कवर हो जाएगा। आता है आपको तो फिर आप एडवांस करो। एडवांस मीन्स मेंस के टफ क्वेश्चंस और नीट के टफ क्वेश्चंस, वो कवर हो जाएगा। और जैसे उतना भी आता है फिर एक प्रो वाला होगा जो सिर्फ जे एडवांस के लिए, लेकिन वो नहीं को जो लोग मेंस वाला कर लेंगे पूरे। चलो भाई, इसको यहीं छोड़ते हैं। आज मेरे पास अब पढ़ाने को कुछ नहीं है, सब कुछ आ गया तो मैं ग्रेविटेशन में नेक्स्ट वीक देखेंगे कुछ नई चीजें होती। बाय सर। ओके सर यस सर क्वेश्चन सर। हाँ